Hey everyone, I hope you all are doing good. So, today we are starting a new chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases. In these notes, I have covered each and every line of NCRT. If you have any doubt, you can check and through NCRT. And if you want these notes, comment down below and please like the video and subscribe to the channel. So, let's start with the chapter now. Process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. Breathing किसको बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं अंदर. उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग या फिर रेस्पायरेशन. अब हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब हमारा मिलके क्या बनाते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब साथ में मिलके हमारा बनाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट, कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच प्रोड्यूस साउंड. साउंड जो बॉक्स प्रोड्यूस करता है, हमारी आवाज़ किसकी वजह से आती है, हम बोल किसकी वजह से पाते हैं? लैरिंग्स जो है हमारा साउंड बॉक्स होता है. कीप दिस थिंग इन माइंड. नेक्स्ट, अब आपकी जो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कैसे चलता है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल से आप सांस लेते हो अंदर, फिर वो फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से वो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी से टर्शरी में, टर्शरी से इनिशियल ब्रोंकियोल्स में, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, देन एल्वियोलाई में. ये जो पाथ है जो आपकी ऑक्सीजन का, वो माइंड में रखें. नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलाई. लास्ट में कहाँ पहुँचती है? एल्वियोलाई पे. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स. जो आपकी जो ये होती है, आप सबने देखी होगी, ऐसे करके आती है ना आपकी, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे, और ये आपकी ऐसे होता है. तो जो आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं जो ऐसे ऐसे बनी होती हैं, लेट मी चेंज द कलर फर्स्टली. ओके, वी विल टेक ब्लू कलर. सो ऐसे जो आपकी बनी होती है ना, ऐसे ऐसे रिंग्स बनी होती है, डायग्राम में देखा होगा आपने. जो ये जो रिंग्स बनी होती है, ये आपकी कब तक बनी होती है? आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होती हैं रिंग्स. उसके बाद ये रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. ये याद रखना, माइंड में रखना कि जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं आपकी अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स. नेक्स्ट है हमारे पास, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा. जो लंग्स हैं वो आपके किस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं? उसकी कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा. नेक्स्ट हम बात करें कंडक्टिंग पार्ट की, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. आपका जो कंडक्टिंग पार्ट है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंडक्शन होता है, जो लेके जाता है ऑक्सीजन को, वो कहाँ तक होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक. यहाँ पे आपकी रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती, बस यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है? पास होती है. तो इसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टिंग पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट, ये माइंड में रखना, ये पूछा जाता है. कंडक्टिंग पार्ट कौन है? और रेस्पिरेटरी पार्ट. सो कंडक्टिंग पार्ट आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, मींस यहाँ से लेके आपके यहाँ तक क्या हो रहा है? कंडक्टिंग पार्ट आपका. नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेटरी पार्ट की, तो एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट. रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? एल्वियोलाई के अंदर होती है. कहाँ होती है? एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट. रेस्पिरेटरी पार्ट इज एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट. कीप दीज टू थिंग्स इन योर माइंड. नेक्स्ट हम बात करें, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स. हम अपनी जो इंस्पिरेशन है, मतलब कि नॉर्मल तो हम सांस लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा सांस भी ले सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं. किसकी मदद से? एब्डोमिनल मसल्स की मदद से. एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज़ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. जो एवरेज रेट है, ये आपको याद होना चाहिए डेटा, ये लर्निंग वाली चीज़ है. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर. ये माइंड में रखना कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम ब्रीदिंग मूवमेंट्स को एस्टिमेट करने के लिए, डेट इज़ स्पायरोमीटर. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब थोरेसिक चैम्बर के बारे में. तो जो थोरेसिक चैम्बर आपका, वो क्या क्या होता है? उसके अंदर रिब्स होते हैं, डायफ्राम, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम. रिब्स, डायफ्राम, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम. रिब्स जो आपकी लेटरली रिब्स आपकी प्रेजेंट होती हैं. डायफ्राम आपकी एक मसल है.
स्टर्नम आपकी वेंट्रल प्रेजेंट होती है और वर्टिबल कॉलम आपकी डोर्सल। डोर्सल मीन्स पीछे, स्टर्नम मीन्स वेंट्रल मीन्स आगे। रिब्स क्या होती है, लेटरली मतलब साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। डायफ्राम मसल है, स्टर्नम वेंट्रल प्रेजेंट होती है, वर्टिबल कॉलम डोर्सल प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ की। सो ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। सो वॉल्यूम्स आपकी अलग अलग टाइप, आपकी दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक वॉल्यूम होती है और एक कैपेसिटीज़ होती है। पहले हम वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम आपकी होती है एक टाइडल वॉल्यूम, एक होती है आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी में आप पूरा देख लो कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास कैपेसिटीज़ आती हैं। तो कैपेसिटीज़ में आपका सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और फिर आपका आता है नेक्स्ट है आपकी FRC, डैट मीन्स फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपके पास VC, डैट इज़ वाइटल कैपेसिटी, और एक होती है टोटल लंग कैपेसिटीज़। यस, कैपेसिटीज़ होती हैं, ये वॉल्यूम्स होती हैं। कैपेसिटीज़ की बात करें तो जो आपकी वॉल्यूम्स है ना, उनके सम से ही आपकी क्या बनती है, कैपेसिटीज़ बनती है। मतलब कि उनको अगर आप मिला दोगे तो डिफरेंट टाइप की कैपेसिटीज़ बनती है। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल लंग कैपेसिटी की, तो टोटल का मतलब होता है कि सबका सम कर दो। तो टोटल लंग कैपेसिटी का कब आती है आपकी, जब आप टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम सबको सम कर दोगे तो आपकी क्या आएगी, टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, बस आपको रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर होता है, वाइटल कैपेसिटी के बराबर होता है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब का सम किसके बराबर होता है, वाइटल कैपेसिटी के। और टोटल लंग कैपेसिटी निकालनी है तो इसको भी साथ में सम कर दो। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम का डेफिनेशन है एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर एक्सपिरेशन। जब आप सांस को बाहर छोड़ देते हो तब भी जो आपकी लंग्स है उनमें कुछ जो एयर है वो बच जाती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ कि इनको कैसे लर्न करके रखें, कि कौन सी कैपेसिटी का सम करेंगे तो कौन सी वॉल्यूम का सम करेंगे तो कौन सी कैपेसिटी बनेगी। इन सबको लर्न करना है ना। तो अगर आपको सबसे पहले क्या करो, एक ऐसे करके हम दो लाइंस बनाएंगे और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। मतलब कि जो आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो ये लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है। फिर क्या आया, आपने ऐसे किया और ये ऐसे आपकी क्या आ गई, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल ब्रीथ किया आपने, ये क्या होगी आपकी टाइडल वॉल्यूम, क्या होगी आपकी ये टाइडल वॉल्यूम। फिर आपने नॉर्मल ब्रीथ किया, फिर आपने क्या किया, अपना नॉर्मल ब्रीदिंग रेट से ज़्यादा ब्रीथ किया, मतलब कि ज़्यादा सांस अंदर खींची। ये आपने क्या किया, ज़्यादा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट यहाँ था, इतनी आपने क्या किया, ज़्यादा अंदर खींच ली। इतनी क्या थी आपकी टाइडल वॉल्यूम, इतनी क्या होगी आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इतनी ज़्यादा आप खींच सकते हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इतनी ज़्यादा अंदर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप इतनी ज़्यादा एयर अंदर लंग्स के ले सकते हो। तो ये आपकी क्या आएगी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करें, फिर आपने क्या किया, एक्सपायरेशन हुई, फिर आपने इंस्पायर किया, लेकिन फिर आपने जो एक्सपिरेशन किया वो बहुत ज़्यादा कर दिया। मतलब कि सांस जो अंदर ली आपने वो नॉर्मली ली, लेकिन आपने बाहर बहुत ज़्यादा छोड़ी सांस, तो उसको क्या बोला, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग से, नॉर्मल एक्सपिरेशन से ज़्यादा एक्सपायर किया। तो ये क्या आ गया आपकी टाइडल वॉल्यूम। और ये जो होती है ये आपकी क्या आ गई, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो जितना आपने एक्सपायर कर दिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितनी आपकी कैपेसिटी थी एक्सपायर करने की, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करें, ये इसके बाद क्या होता है, आपकी जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ जो एयर है वो बच जाती है आपकी लंग्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। सो अगर अब मैं बात करूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स को कैसे लर्न करें। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकालनी है कि कितना आप इंस्पायर कर सकते हो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकालनी है, तो इसका सम प्लस इसका सम मिलके क्या बनाएगा आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट हम बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालनी है अगर आपको, तो ERV जो कि क्या है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम, और टाइडल वॉल्यूम का सम आपकी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब अगर आपको
अगर आपको ये वाली निकालनी है, अगर आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालनी है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला ERV, डैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाती थी और ये आपकी क्या होती थी, ये आपकी क्या होती थी, इधर यहाँ तक आपकी क्या है, ये ERV है और नीचे क्या आपकी RV, ये आपकी क्या है यहाँ पे RV प्रेजेंट है। सो इन दोनों का सम क्या होता है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आ गया होगा सबको, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया भी, ये भी वेरी गुड। नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं, इनकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं आपके उसमें NCERT में। सो वो मैं आपको यहाँ पे लर्न करने की ट्रिक बताती हूँ कि कैसे लर्न करना है। सबसे पहले क्या करो, एक वर्ड याद रखो, तेरी। क्या वर्ड याद रखना है, तेरी। सो T से आपका क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम। T से क्या आपका आया, टाइडल वॉल्यूम। ER से आपका आएगा, ये जो ER है इन दोनों से आपका आएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और I से आपका आएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्या होती है 1200 ml। एक चीज़ याद रख लो कि रेजिडुअल वॉल्यूम आपके हमारी लंग्स की कितनी होती है, 1200 ml, ये NCERT के अकॉर्डिंग डेटा है। सो T से आपका क्या आ गया, टाइडल वॉल्यूम। उसमें क्या करो, उस टाइडल वॉल्यूम, एक तो आपको रेजिडुअल वॉल्यूम याद रखने पड़ेगी और एक आपको टाइडल वॉल्यूम याद रखने पड़ेगी। रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ 1200 ml एंड टाइडल वॉल्यूम इज़ 500 ml। अब आपने क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम में 2 मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम में 2 का मल्टीप्लाई करना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगी, डैट इज़ 1000 ml। फिर आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1000 ml है उसमें 3 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डैट इज़ 3000 ml। तो ये ट्रिक है लर्न करने की, आपको समझ आ गया होगा। तेरी से याद रखना, T से टाइडल वॉल्यूम, ER से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले आएगा, फिर आएगी आपकी I से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे। इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, रेजिडुअल वॉल्यूम को, और टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होती है, ये भी आपको माइंड में होना ही पड़ेगा, तभी आप इस ट्रिक का यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स इन mm एंड Hg। इससे टेबल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या होता है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में किसका कंटेंट्स, किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, हम सबको पता ऑक्सीजन का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई में क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी पार्ट है ना वो आपका, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, डेट इज़ 104 एंड 40। इसमें एक ट्रिक है लर्न करने की कि जो भी चीज़ कम होगी ना जहाँ पे, मतलब कि जैसे एल्वियोलाई है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो वो जो कम लीस्ट वैल्यू है ना वो क्या होगी आपकी 40। क्या हो गया आपकी, वो लीस्ट वैल्यू होगी 40। सो ऐसे याद रखो कि जो भी चीज़ जहाँ पे कम होगी वो उसकी वैल्यू होगी 40। सो जैसे कि आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, आपकी CO2 ज़्यादा होती है ना, ऑक्सीजन कम होती है, तो कम होती है मीन्स उसकी वैल्यू क्या आएगी 40, और ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी आपकी 45। फिर आप नेक्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो उसमें आपकी कम होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 40। अब आपकी जो टिश्यू है उसमें क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन कम होती है तो कितना हुआ उसका 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको याद रहेगा कि लिमिटिंग अमाउंट क्या होता है 40 40 40 हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 45 है, इसमें भी 45 है, ऐसे याद हो गया। अब एल्वियोलाई में सबसे ज़्यादा होती है आपकी ऑक्सीजन, तो क्या हो गया 104 हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बहुत ज़्यादा होती है तो 95, और एटमॉस्फेयर में 149 0.3। तो इस तरीके से आप इस टेबल को लर्न कर सकते हो। अब अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2, ये एक लाइन है, ये आपको माइंड में होनी चाहिए कि जो CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स हायर होती है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट हमारे पास डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ। अब आपका जो एल्वियोलाई है ना उसमें डिफ्यूजन होता है, सबको पता है, तो उसका जो मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बना होता है। सो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। आपकी एल्वियोलाई से ही तो दूसरी बॉडी, मतलब कि एल्वियोलाई में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उससे ही तो आपकी जो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचता है, तो ये आपकी एल्वियोलाई है ना। सो आपकी एल्वियोलाई का क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम जो ये है ना, ये स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई जो कि क्या होता है नॉन सिलिएटेड होता है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलार
कैपिलरीज, एल्वियोलाई कैपिलरी ये आ गई आपकी। इसका क्या है, एंडोथीलियम, बाहर वाली लेयर एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या आ गया आपका, ये एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ये जो आपका आया यहाँ पे, ये आपका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये। सो ये तीन चीज़ें मिलके क्या बनाती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है हमारा। एक आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम, एक आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक आपकी एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो ट्रांसपोर्ट आपकी गैसेस कौन कौन है, ऑक्सीजन और CO2, इन दोनों का ही ट्रांसफ़र होता है। सो ऑक्सीजन के केस में जो आपका ऑक्सीजन है वो 97% आपकी RBC जो है वो लेके जाती है। 3% आपका जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आपका 70% बाइकार्बोनेट्स के थ्रू, 7% डिजोल्व फॉर्म में और 23% आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये चीज़ें लर्न थोड़ा करने की ट्रिक है कि BCD, पहले B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, हम सबको पता है। तो B से आपका आ गया बाइकार्बोनेट, C से आपका आ गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और डिजॉल्व से D से आपका आ गया डिजॉल्व। अब ये जो आपकी ये जो रेशोज़ है ना, ये आपको जो परसेंटेज लिखी है 70% बाइकार्बोनेट्स और 23% आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन में जो आपकी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, जब आपकी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो कंबाइन होकर बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये टर्म्स माइंड में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, जब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब मिक्स होती है तो वो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब आपकी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होती है तो बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, ब्लड और ऑक्सीजन। एवरेज हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, जो आपका 100 ml ब्लड है उसमें कितना एवरेज हीमोग्लोबिन होता है, तो 12 से 16 ग्राम्स होता है। एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकती है। एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने एटम्स कैरी कर सकती है, ये तो मॉलिक्यूल्स की बात हुई, कितने एटम्स कैरी कर सकती है ऑक्सीजन का, वो है 8। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकती है ऑक्सीजन, तो वो है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी, 100 ml कितना ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होता है उसमें, तो उसमें होता है 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये जो टर्म्स हैं, ये जो डेटा है, ये दिमाग में रखना अपने। नेक्स्ट है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड that is oxygenated blood delivers 5 ml of oxygen to the tissues। हर एक 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 ml ऑक्सीजन देता है टिश्यूज़ को। और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास जाता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 4 ml आपका एल्वियोलाई को देता है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आपका जो रेस्पिरेशन है वो कौन कौन कंट्रोल करता है। अभी भी आपका जो ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, चलिए कवर कर ही लेते हैं। आपका जो रेस्पिरेशन है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो आपके पास 3 सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और है आपके पास कीमो सेंसिटिव एरिया, और है आपके पास रिसेप्टर्स ऑफ ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है वो लास्ट में एम तो मेडुला में होगा। अब ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट मेनली इन मेडुला। इसको आप याद रखने की ट्रिक है कि रिदम के एंड में आपका क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो लास्ट में एम आ रहा है, मीन्स ये मेडुला रीजन में होगा ब्रेन के। प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें न्यूमोटैक्सिक सेंटर की, तो प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन, ये इजी है, पी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पी से ही हो रहा है, तो पॉन्स रीजन में होगा ये। नेक्स्ट हम बात करें कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये रेस्पिरेटरी रिदम जो सेंटर आपका ये वाला, इसके फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है।
अब नेक्स्ट हम बात करें कीमो सेंसिटिव एरिया की, तो ये कहाँ पे होता है आपका, सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के साइड में होता है। हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H पॉजिटिव, ये याद रखना कि जो आपका कीमो सेंसिटिव एरिया है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव जो आयंस है उनके लिए हाईली सेंसिटिव होता है। दिस सेंटर सेंड सिग्नल्स टू रिदम सेंटर ऑन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयंस। ये सिग्नल्स भेजता है रिदम सेंटर को जब आपका इंक्रीज जो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और H पॉजिटिव आयंस का। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स ऑफ ऑप्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये भी चेंजेस जो है उनको सेंस कर सकते हैं। सेंड सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर एक्शन, ये भी सिग्नल भेजता है किसको, आपके रिदम सेंटर को। नेक्स्ट हम बात करें रोल ऑफ O2 इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो है यहाँ पे देखिए आपके पास ऑक्सीजन का कोई भी नहीं आया होगा रोल की, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रही है। सो जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी जो रेस्पिरेशन है उसको रेगुलेट नहीं करती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका ये H पॉजिटिव आयन है इनकी मदद से आपकी जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलेट होती है। सो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये माइंड में रखनी है आपने, रोल ऑफ O2 इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करें डिसऑर्डर्स की, तो डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अस्थमा हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है अस्थमा से, वीजिंग होती है और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ये किसकी मदद से ये किसकी वजह से होता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाती है आपकी ब्रोंकाई में और ब्रोंकियोल्स में, तब आपका क्या कॉज होता है, अस्थमा। एम्फीसीमा की बात करें तो मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग, जो सिगरेट करते हैं, स्मोकिंग करते हैं उनको एम्फीसीमा होता है। ये क्या होता है, क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज विच रिड्यूस सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है आपकी जो एल्वियोलाई की वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है, जिनकी वजह से जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, डिफ्यूजन का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एरिया है ना वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स है। सीन इन इंडस्ट्री वर्कर्स, स्टोन डस्ट की वजह से जो इंडस्ट्री वर्कर्स उनमें ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। फिब्रोसिस इज पॉलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, एक फिब्रोसिस जो है वो आपका ऑक्यूपेशनली डिसऑर्डर है, ये किसकी वजह से होता है, प्रोलिफरेशन हो जाती है आपकी फाइब्रस टिश्यू की। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कॉज इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस, आपका क्या होता है ये फिब्रोसिस आपका किसकी वजह से होता है, ये तो पता लग गया कि ये चीज़ होती है फिब्रोसिस में, लेकिन किसकी वजह से होता है, जब आप बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में लगातार ही रहो, बहुत टाइम तक रहो, तो फिब्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, सो ये आपका NCERT में भी दिया हुआ है। इस साइड होती है आपकी परसेंट सैचुरेशन, इस साइड आपका आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और एक ऐसा होता है सिग्मोइड कर्व होता है, सैश शेप का कर्व होता है। तो डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H पॉजिटिव एंड टेम्परेचर। ये जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये किस पे डिपेंड करता है, आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे भी करता है, H पॉजिटिव पे करता है और टेम्परेचर पे। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, PO2, PCO2, H पॉजिटिव, टेम्परेचर, ये फैक्टर्स इसको क्या करते हैं, इन पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में फेवरेबल कंडीशन, अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो आपका कर्व है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है और अनफेवरेबल कंडीशंस क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के लिए जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तब आपकी क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन। और अनफेवरेबल कंडीशन के लिए आप उल्टा कर लो, आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, हाई। तो क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के लिए। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। और अगर आपको PDF चाहिए नोट्स का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।